हेलो डियर फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर पीके सिद्धांत सर स्वागत करता हूं आप सभी का केमिस्ट्री बाय सिद्धांत सर पे। बच्चों कैसे हैं आप लोग? प्यारे बच्चों, काफी टाइम से मेरी वीडियोस नहीं आ पा रही थी, कुछ रीजंस थे इसके। तो आज एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक हम डिस्कस करने वाले हैं बच्चों, कि कहाँ चीजें अटक रही है, कहाँ चीजों में प्रॉब्लम हो रही है, जिसकी वजह से काफी हार्डवर्क करने के बावजूद, काफी स्ट्रगल करने के बावजूद भी बच्चों का रिजल्ट नहीं आ रहा। मेरे से कई बच्चों की बातें हुई, मैंने कई सारे टॉपर्स को रीड किया, उनकी बातें सुनी, फिर मैंने काफी सारे ऐसे बच्चों से बात की जिनका रिजल्ट नहीं हो पा रहा, काफी टाइम से वो पढ़ रहे हैं, काफी स्ट्रगल कर रहे हैं, उसके बावजूद भी उनका रिजल्ट नहीं हो रहा। तो इन चीजों को निकाल के बच्चों मैंने कंक्लूड किया, तो कुछ पॉइंट्स पे मैं पहुंचा हूं। मैं चाहता हूं कि उन बातों को मैं आपसे शेयर करूं, ठीक है? क्योंकि देखिए, ये बात तो आप भी मानते हैं बच्चों कि माइंडसेट बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है किसी की सक्सेस और अनसक्सेस में। अगर कोई डिफरेंस होता है तो वो माइंडसेट का होता है। आप फिल्म इंडस्ट्री देख लीजिए, लाइफ में देख लीजिए, किसी भी बहुत बड़े पोस्ट पे बैठे हुए इंसान को देख लीजिए। ऐसा नहीं कि किसी को कुछ गिफ्ट में मिल गया था, ऐसा नहीं कि किसी के फादर ने उसे गिफ्ट कर दिया, ले बेटा ये कर ले, ठीक है? आप देखो, फिल्म इंडस्ट्री में भी ऐसे लोग हैं जिनके फादर ने उन्हें सब कुछ गिफ्ट कर दिया, उसके बावजूद भी वो कुछ नहीं बन पाए। आप मैं नाम नहीं लेता, लेकिन आप देख सकते हैं। और ऐसे भी लोग हैं जिन्होंने बिल्कुल जीरो से अपने मुकाम को शुरू किया और वो आज बहुत टॉप तक पहुंचे। तो ऐसे ही हर जगह होता है बच्चों, ठीक है? हर फील्ड में आप ऐसे लोगों से मिलेंगे जो सिर्फ अपने माइंडसेट की वजह से आगे बढ़े। तो मैं चाहता हूं बच्चों, उन माइंडसेट पे मैं बात करना चाहूँ, उन चीजों को मैं बात करना चाहता हूं जिसकी वजह से आपका रुका हुआ रिजल्ट हो जाएगा। Qualifying the CSIR UGC NET JRF in chemical sciences is a challenging but achievable goal with the right mindset and preparation strategy. बच्चों, नो डाउट जिस एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो वो इजी तो नहीं है। इतने बच्चे पेपर देते हैं, इतने लोग लगे पड़े हैं इस एग्जाम के पीछे, और जब आप एग्जाम क्वालिफाई करते हो तो गवर्नमेंट आपको 25 से 30 लाख रुपए की फेलोशिप देती है। तो ये एग्जाम इजी तो नहीं है। फिर कल चल के आप पोस्ट डॉक करते हो, वहां से आपको फेलोशिप मिलती है, असिस्टेंट प्रोफेसर बनते हो, मतलब काइंड ऑफ गॉड। प्रोफेसर की क्या रेपुटेशन है, क्या इज्जत है सोसाइटी में, ये किसी से छिपी हुई नहीं है। तो इतना कुछ करने के लिए एग्जाम तो इजी नहीं होने हैं। लेकिन बच्चों, दो चीजें हैं, एक हमारे पास राइट माइंडसेट और दूसरी प्रिपरेशन स्ट्रेटजी, जिससे इस चीज को क्रैक किया जा सकता है। बच्चों, मैं ना इन दो वर्ड्स का इंपॉर्टेंस समझाने के लिए मैं आपको एक स्टोरी सुनाता हूँ, उससे आपको इस बात के मायने समझ में आ जाएंगे। बच्चों, 1906 तक जो फिजिसिस्ट थे, मैक्स, इस स्टोरी को थोड़ा ध्यान से सुनिए, आपसे रिलेट करेगी ये स्टोरी। 1906 में जो साइंटिस्ट थे मैक्स प्लैंक्स, उन्होंने बोला कि भाई अब हमारे पास पढ़ने के लिए कुछ बचा नहीं, ठीक है? उन्होंने बता दिया हमारे पास पढ़ने के लिए कुछ बचा नहीं साइंस में, हमने जितनी चीजें पढ़नी थी हम पढ़ चुके हैं, स्पीड, वेलोसिटी, एक्सीलरेशन, ठीक है, मोमेंटम वगैरह सब कुछ पढ़ चुके हैं, हमारे पास पढ़ने के लिए कुछ बचा नहीं है। और उन्होंने जो था, हालांकि उनके कुछ सवाल थे, जैसे ब्लैक बॉडी रेडिएशन को लेकर उनके सवालों के जवाब नहीं मिले थे, ठीक है, जो जो आगे चल के मैक्स प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी के नाम से फेमस हुए, उसके जवाब उन्हें नहीं मिले थे। बट उन्हें लगा कि ठीक है, वो इतना चीजें नहीं, चूंकि वो फिजिकल देख रहे थे कि बाहर जो चीजें दिख रही है, उनके सवालों के जवाब उन्हें लगा कि सारे मिल चुके हैं। हालांकि उससे पहले जो बोल्ट्जमैन थे, बोल्ट्जमैन ने सुसाइड कर लिया था, और वो पूरी जिंदगी लिखते रह गए, कहते रह गए कि भाई आप पार्टिकल को ढूंढिए, उसके माइक्रो लेवल पे चेक कीजिए, उसकी प्रॉपर्टीज अलग मिलेंगी, ठीक है? जो चीजें आपको दिखती है, जैसे सिलिकॉन है, सिलिकॉन आपको दिख रहा है बालू, रेत, लेकिन सिलिकॉन की जो अंदर की प्रॉपर्टी है वो उसे एक कंडक्टर बनाती है। कार्बन है, कार्बन देखने में आपको नॉन कंडक्टिंग लगता है, लेकिन इसको माइक्रो लेवल पे जाएंगे तो वो कंडक्टिंग की तरह बिहेव करेगा, ठीक है? जिसे आप पढ़ते हैं ना, ग्राफीन, ग्राफीन ऑक्साइड, नैनो पार्टिकल, इतनी सारी चीजें, लेकिन कोई उनकी बात को सुनने के लिए तैयार नहीं था, उन्होंने सुसाइड कर लिया। लेकिन होता ना, कोई मर जाते हैं, उसके बाद लोगों को उसकी बातों का, उसकी चीजों का एहसास होता है। तो उसी तरह से 1906 तक में ये बोल चुके थे भाई हमारे पास अब पढ़ने के लिए कुछ नहीं बचा। और उसके बाद क्या हुआ कि जो डी ब्रॉगली थे, उन्होंने लैम्डा इक्वल टू एमवी ला दिया, बहुत अच्छे, क्वांटम थ्योरी धीरे धीरे आगे बढ़ने लगी। उसके बाद क्या हुआ कि श्रोडिंगर वेव इक्वेशन भी आ गई 1926 के आसपास। श्रोडिंगर वेव इक्वेशन भी उन्होंने ला दिया कि भैया देखो ये हमारा रहा वेव इक्वेशन। तो पता चला कि जो हमारे पास आइंस्टीन की थ्योरी थी, E इक्वल टू mc स्क्वायर, एनर्जी, इन्होंने क्या किया, एनर्जी को उन्होंने क्या किया, मास की तरह एज्यूम किया। और जब उन्होंने क्या किया, डी ब्रॉगली ने वेवलेंथ ला दिया, तो उन्होंने सवाल का जवाब दे दिया कि भाई जो है इलेक्ट्रॉन जो है वो क्या हो गया, एक वेव के फॉर्म में घूमता है। बिल्कुल कितना मजे से सारा हो रहा था। और जो है वो वेव थ्योरी भी ला के दे ही दी श्रोडिंगर ने, श्रोडिंगर वेव इक्वेशन, तो सब कुछ चंगा सी, सब चंगा सी। लेकिन उसके बाद क्या हुआ, 1927 में हेजनबर्ग ने अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल ला दी। 1927 में जब हेजनबर्ग ने अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल लाई,
तो क्या कहा, डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा पी ग्रेटर देन इक्वल टू एच बाय 4 पाई। भाई साहब उन्होंने तो आग लगा दिया। उन्होंने कहा कि एक टाइम पे डेल्टा एक्स चेंज इन पोजीशन और चेंज इन मोमेंटम का आप कैलकुलेट नहीं कर सकते हैं। सारी क्वांटम ध्वस्त हो गई एक सेकंड में, क्योंकि हम क्या बता रहे थे, हम तो इनको अलग अलग बताए जा रहे थे क्वांटम केमिस्ट्री में। तब तक जब 1926 तक 1927 तक सितंबर के मंथ तक जो क्वांटम केमिस्ट्री थी उसमें हम इसे अलग अलग बताए जा रहे थे, बहुत आराम से बताए जा रहे थे। लेकिन हेजनबर्ग ने बोला कि देखो भैया डेल्टा एक्स डेल्टा पी एस ग्रेटर देन इक्वल टू एच बाय 4 पाई। सारे लोगों के होश उड़ गए, भाई अब क्या होगा, यानी इतने दिन से हम गलत क्वांटम केमिस्ट्री पढ़े। तो उन्होंने कहा कि हम देखो एक साथ ना तो चेंज इन पोजीशन बता सकते हैं और ना ही चेंज इन मोमेंटम एक साथ नहीं बता सकते, और यहां तो हम धराधर निकाले जा रहे थे। उसके बाद भाई साहब बवाल हो गया। ठीक है, आइंस्टीन पहले से क्वांटम केमिस्ट्री की क्वांटम के विरोध में थे। ठीक है, आइंस्टीन जो थे वो क्वांटम क्वांटम के जो क्वांटम साइंस है उसके पहले ही विरोध में थे। उनको पता था कि भाई, हालांकि उन्होंने ही अमेरिका के राष्ट्रपति को लेटर लिखा था कि एटॉमिक बॉम्ब जो है वो जर्मनी बना रहा है, हमें भी इस विषय में काम, इस सब्जेक्ट में काम करना चाहिए। आप माइंडसेट की बात को समझिए, उन्होंने ये लेटर लिखा था। लेकिन जब क्वांटम की बात है तो वहां उन्होंने डिनाई किया कि नहीं, हम इस चीज को, ये गलत है। और जब ये गलत हो गया तब तो सारा खेल ही खत्म हो गया। उसके बाद मैक्स बॉर्न साहब आए। मैक्स बॉर्न ने कहा कि ठीक है, हम इसे रीइंटरप्रेट करेंगे। उन्होंने जो श्रोडिंगर वेव इक्वेशन दिया था, श्रोडिंगर शांत हो, बोले भैया अब हमसे कुछ नहीं होना। तो जो मैक्स बॉर्न थे उन्होंने ये जिम्मेदारी उठाई, उन्होंने बोला कि हम इसे रीइंटरप्रेट करने जा, रीइंटरप्रिटेशन ऑफ वेव फंक्शन। फिर उन्होंने कोपेनहेगन में एक सेमिनार बुलाया, उसमें सारे साइंटिस्ट को बुलाया जितने लोग आए, और उसके सामने उन्होंने अपनी बात रखी। ठीक है, तो सारे लोग जो सवाल पूछे मैं आपसे शेयर करता हूं उन्होंने क्या क्या बातें हुई। देखिए, जब ये बातें हुई कि हाँ ठीक है, जब आइंस्टीन ने कहा कि देखो आप ही के गुट के जो, आप ही के जो लोग हैं, उन्होंने कह दिया जो कि डेल्टा एक्स चेंज इन पोजीशन और चेंज इन जो है मोमेंटम वो एक साथ आप कैलकुलेट नहीं कर सकते। तो मैक्स बॉर्न ने कहा बिल्कुल सही बात है सर, कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम इसे रीइंटरप्रेट करने वाले हैं। तो उन्होंने पूछा क्या करने वाले हो। उन्होंने कहा कि देखिए, हम जो वेव फंक्शन है, अभी तक हम वेव फंक्शन को हम बता ही नहीं रहे हैं, हम उसकी प्रोबेबिलिटी बता रहे हैं। मैं वेव फंक्शन आपसे नहीं बता रहा हूं सर, क्वांटम में हम वेव फंक्शन नहीं बताएंगे, हम क्वांटम में उसकी प्रोबेबिलिटी बताएंगे। क्या बताएंगे? प्रोबेबिलिटी। और प्रोबेबिलिटी कैसे बताएंगे? प्रोबेबिलिटी हम इस तरह बताएंगे, साई स्टार, हम यहाँ पर कोई जो हमारे पास फंक्शन होगा, ये साई स्टार, साई और ये डीटो। बोला कि देखो ये वाला हमारे पास हो गया, ये है हमारा इंटरप्रिटेशन ऑफ वेव फंक्शन, ये ओरिजिनल है हमारे पास, कि हम किसी भी वेव फंक्शन की पोजीशन नहीं बता रहे हैं। एक गाड़ी चल रही है दिल्ली से जयपुर के बीच में, हम ये नहीं बता रहे वो गाड़ी किस एग्जैक्टली कितने किलोमीटर पे है, किस पोजीशन पे है। हम ये बता सकते हैं कि वो किस हाईवे पे है, किस डायरेक्शन में उसकी प्रोबेबिलिटी हो सकती है। वो दिल्ली जयपुर हाईवे पे है, दिल्ली महाराष्ट्र हाईवे पे है, या दिल्ली से जबलपुर जा रही है, या दिल्ली से बिहार जा रही है, कौन से रूट पे है, हम उसकी लोकेशन बता सकते, पिन पॉइंट लोकेशन एग्जैक्टली ना बता पाए लेकिन हम उसकी प्रोबेबिलिटी बता सकते हैं। तो बोले कि यार ये क्या बात हुई, कहां से ये फॉर्मूला आया। तो मैक्स बॉर्न ने कहा सर ये आप ही का फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला आप ही से आया, आप ही ने बताया था इंटेंसिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल एम्पलीट्यूड का स्क्वायर, इसी से लेके आए हैं। ठीक है, इन्होंने क्या बोला कि जो एम्पलीट्यूड है उसी को उन्होंने वेव फंक्शन बोला, कि जो वेव फंक्शन इसको मान लिया वेव फंक्शन का स्क्वायर हो गया। और ये क्या हो गया, इससे बोला कि भाई प्रोबेबिलिटी डेंसिटी है। मतलब ठीक है, मैं भी इतना एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूं, ले देखिए इन्होंने सवाल को प्रूव कर दिया कि ये आप ही से आया। और जब ये सवाल आया तो आपको पता है आइंस्टीन ने क्या कहा। आइंस्टीन ने कहा ए जोक कांट रिपीट ट्वाइस, कि एक मजाक को दोबारा नहीं दोहराया जा सकता है। आप समझ रहे हैं क्या हुआ, आइंस्टीन ने अपने ही फॉर्मूले को गलत बता दिया, आइंस्टीन अपने ही फॉर्मूले को जोक बता दिया। वो दिन था कि साइंस की दुनिया में वो दिन ब्लैक डे के नाम से जाना गया। सोचिए अगर उस दिन आइंस्टीन ने इस चीज को सपोर्ट किया होता तो आज ये और भी इनहेंस हुई। भाई आइंस्टीन तो आइंस्टीन थे, ये चीजें और भी इंप्रूव हुई होती, इसके और भी कई ऐसे यूजेज होते जो हम अभी तक नहीं ढूंढ पाए। तो बच्चों सारा खेल माइंडसेट का है, सारा गेम प्लान जो है ना इसी स्ट्रेटजी का है। ठीक है बच्चों, सबसे पहले बात करते हैं अपने रिक्वायर्ड माइंडसेट की। ठीक है, बिलीव दैट योर एबिलिटीज कैन इंप्रूव विथ कंसिस्टेंट एफर्ट। बच्चों बड़ी इंपॉर्टेंट सी बात है, कंसिस्टेंसी बहुत मैटर करती है।
ठीक है, बच्चे कंसिस्टेंट नहीं होते, कभी वो मतलब खूब पढ़ लेते हैं, कभी छोड़ देते हैं, कभी जो है वो एंजॉय करते हैं। आप कंसिस्टेंसी मेंटेन कीजिए बच्चों, ठीक है, जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। मैंने देखिए, मैं अपनी तरफ से कुछ नहीं बोल रहा, मैंने जो चीजें रिकॉर्ड की है, जो नोट की है, उसको मैंने यहाँ लिखा ताकि आपको क्रिस्प में बहुत सिंपल लैंग्वेज में चीजें मैं बता सकूं। मैं ज्यादा भाषण नहीं दूंगा, ज्यादा आपका टाइम वेस्ट नहीं करूंगा, मैं बस वही बातें करूंगा जो इंपॉर्टेंट है। बच्चों, सबसे पहली बात तो ये है कि बिलीव दैट योर एबिलिटीज कैन इंप्रूव विद कंसिस्टेंट एफर्ट। कि भाई आपको क्या करना है कि आपको अपनी एबिलिटीज में समय के साथ क्या करना है, इंप्रूवमेंट करते जाना है। स्टार्टिंग में अगर आपने 11th-12th लेवल की केमिस्ट्री से स्टार्ट की है, ठीक है, बच्चे यहाँ बीएससी एमएससी करने के बावजूद भी 11th-12th की केमिस्ट्री नहीं जानते, मैंने ऐसा बहुत लोगों को देखा है। तो आप सबसे पहले क्या करो कि सबसे पहले अपने जूनियर लेवल की केमिस्ट्री को ठीक करो, अपनी कॉपीज उठाओ, एक बार पे जूनियर लेवल की केमिस्ट्री को धो डालो। बहुत कम टाइम लगेगा, बट ये आप जल्दी कर लोगे। फिर आप अगले बार में क्या करो, ग्रेजुएशन लेवल की कॉपीज को आप ठीक करो, उसको फिर मास्टर्स को ठीक करो। और ये कंसिस्टेंसी इस तरह से बनी होनी चाहिए कि ऐसा ना हो कि जब आप ग्रेजुएशन का रिवीजन कर रहे हो तो पता चला कि 12th आपका चला गया, जब मास्टर्स का रिवीजन कर रहे हो तो ऐसा ना कि आपका ग्रेजुएशन के जो कंसेप्ट थे वो चले गए। तो आपको जो प्रिपरेशन स्ट्रेटजी है, जो आपको रिवीजन है, वो इस तरह से करने हैं कि आपको आगे वाला तो आए ही और पीछे वाला ना जाए। एक्सेप्ट फेल्योर एज फीडबैक, नॉट एज वर्डिक्ट। भैया लोग क्या होते हैं ना, जब लाइफ में फेल हो जाते हैं, जैसे आपने एक बार पेपर दिया, आपका रिजल्ट नहीं हुआ, ठीक है, तो लोगों को लगता है यार मेरे से तो नहीं होगा। ऐसा नहीं सोचना है, इसको ये कोई फैसला नहीं हो गया आपकी किस्मत का, ये इसको एक लेसन की तरह लीजिए, अपने अपने आप से फीडबैक लीजिए। जैसे देखिए, हम जो कोई पेपर देते हैं, सपोज करिए कोई पेपर देने गए, उस पेपर में क्या हुआ कि 100 क्वेश्चन थे, 100 क्वेश्चन में मैंने 60 क्वेश्चन बना दिए, सपोज कीजिए 40 क्वेश्चन में मुझे प्रॉब्लम हो गई। तो मैं घर आके उन 40 क्वेश्चन को क्या करूंगा, चेकआउट करूंगा कि भाई आखिर ये 40 क्वेश्चन किस टाइप के थे जो मेरे से नहीं हुए। मैं इस बात को लेके खुश नहीं हूं भाई मैंने 60 क्वेश्चन बना लिए, 70 क्वेश्चन बना, अगर आपके 90 क्वेश्चन भी सही हो गए तो आपकी ये ड्यूटी है कि 90 क्वेश्चन का जश्न थोड़ी देर मना लो, लेकिन घर आके ये सोचो कि आखिर वो जो 10 क्वेश्चन जो आपसे नहीं बने वो क्यों नहीं बने, ताकि अगले एग्जाम में आप और भी बेटर कर सको। इसलिए जो सबसे इंपॉर्टेंट लाइन है यहाँ पर कि एक्सेप्ट फेल्योर एज फीडबैक, नॉट एज वर्डिक्ट। कि आपको इसको अपनी किस्मत के फैसले के तौर पे नहीं ले लेना बच्चों, आपको ये सोचना है कि भैया ये फीडबैक है हमारा, कोई बुराई नहीं है, क्वेश्चन ना बनना कोई बुराई नहीं है, फेल करके कोई बुरी बात नहीं है, उसको अपने लिए एक लेसन बनाइए, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा डिसिप्लिन एंड कंसिस्टेंसी। आप बोलोगे ठीक है सर, डिसिप्लिन एंड कंसिस्टेंसी में बहुत अच्छे समझ में आती है कि डिसिप्लिन भी होना चाहिए और कंसिस्टेंसी भी होनी चाहिए, लेकिन इसके अंदर की भी कुछ चीजें हैं बच्चों। डेली स्टडीज नॉन निगोशिएबल। भाई रोज पढ़ने से कोई समझौता नहीं कर सकते आप। ऐसा नहीं कि आपने लगातार एक हफ्ते पढ़ लिया तो भाई 2-3 दिन ना पढ़ो, आपको ये नॉन निगोशिएबल है, पढ़ना तो आपको होगा ही। इवन टू फोकस्ड आवर एवरीडे बीट्स इनकंसिस्टेंट क्रैमिंग। मतलब कि ऐसा ना कि आप रोज पढ़ो, भले ही 2 घंटा पढ़ो, आप कहीं जा रहे हो, कहीं घूमने गए हो, फिर भी आप 2 घंटे पढ़ लो। इससे क्या होगा कि आपके ब्रेन को पता रहे कि भाई हमें क्या करना है, हमें पढ़ना है। बच्चों, जिस तरह हमारे अंदर मसल्स मेमोरी होता है, मसल मेमोरी समझते हैं, जैसे कि एक कोई वर्कर है, वो किसी काम, अपनी जिस काम को वो 10 साल से कर रहा है, बहुत फास्ट कर सकता है। आपसे एक बात सोचो, आप कभी साइकिल चलाए हो? जब बचपन में जब छोटे थे, आपने साइकिल चलाना जब स्टार्ट किया तो क्या हुआ? आप कई बार गिरे, बैलेंस बिगड़ा, लेकिन एक समय ऐसा आ गया कि फिर आंख मूंद के भी आप साइकिल चला सकते हो, हाथ छोड़ के भी साइकिल चला सकते हो, दोनों हाथ दोनों पैर, मतलब दोनों पैर उठा लेते हो, कभी हाथ छोड़ देते हो, फिर भी साइकिल चलती रहती है, क्योंकि आपकी मसल्स मेमोरी वर्क करती है। इसी तरह आपके ब्रेन की मेमोरी को भी ये वर्क करने सीखना होगा कि हाँ भाई हमें पढ़ना है। पढ़ने को एक पार्ट बनाओ अपनी लाइफ का, भले 2 ही घंटे पढ़ो, 2 घंटे फोकस होकर पढ़ो, लेकिन पढ़ो जरूर। देखो ये सारी बातें बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको होता है कि आपको लगेगा सर क्या फालतू की बातें कर रहे हैं, लेकिन ये सारी बातें बहुत स्टडी है, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये बातें आपको रिजल्ट तक लेके जाएंगी। और फिर रिजल्ट, फिर बहुत मोटा पैसा, फेलोशिप, चल लगभग 30 लाख रुपए की फेलोशिप, फिर आपको पोस्ट डॉक फॉरेन से, पैसा ही पैसा, कैरियर, लाइफ, सब कुछ सेट। तो बच्चों मैंने क्या कहा, सारा खेल माइंडसेट का है। माइंडसेट को रुपए से नहीं खरीदा जा सकता है। सोचो जेआरएफ की स्टडी करने वाला अगर प्रॉपर जेआरएफ क्वालिफाई कर ले तो उसे कितना कुछ लाइफ में मिलता है, लेकिन उसने जो पहले चीजें की, क्या उसकी कोई कीमत है? क्या उसकी कोई कीमत लगा सकता है? आपको कल चल के फेलोशिप मिलेगी अच्छी खासी, लगभग 25-30 लाख रुपए की फेलोशिप मिलेगी, उस फेलोशिप से आप कुछ भी कर सकते हो, पढ़ाई के अलावा, अपनी रिसर्च के अलावा भी काफी चीजें कर सकते हो। लेकिन उससे पहले जो आप पढ़ रहे हो, क्या अपनी सोच को आप बोलो मेरी सोच खरीद लो? नहीं ना, ये सोच को एक्सेप्ट किया जाता है, चीजों को सीखा जाता है, अपने से सीनियर से, अपने टीचर से चीजों को ग्रैब किया जाता है। तो बच्चों ये जो बात मैंने बताई आपको कि आपको रटना नहीं है, डेली स्टडीज नॉन निगोशिएबल, इवन टू फोकस्ड आवर एवरीडे बीट्स इनकंसिस्टेंट क्रैमिंग। कि आप कभी 10 घंटे बैठ के रट गए, कभी 5 घंटे पढ़ ली, क्रैमिंग का मतलब रटना।
आप कभी भी कुछ भी कर रहे हो, ये कभी आपको रिजल्ट के पास नहीं ले जाएगी। आपको रिजल्ट के लिए धीरे 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 जाना होगा, लेकिन कंसिस्टेंट वे में क्या करना होगा, पढ़ना होगा। इसमें कोई निगोशिएशन नहीं हो सकता। स्टिक टू योर टाइम टेबल इवन व्हेन मोटिवेशन इज लो। हो सकता है कि लाइफ में कोई प्रॉब्लम चल रही हो सकता है कि लाइफ में आपको कोई ऐसी तकलीफ हो रखी हो जिसकी वजह से आप पढ़ नहीं पा रहे, फोकस नहीं कर पा रहे हैं, आपका ब्रेन आपका साथ नहीं दे रहा, आप कांस्टेंट नहीं हो पा रहे हो। इसके बावजूद भी, ठीक है, इसके बावजूद भी क्या करना है, आपको अपने टाइम टेबल से चिपके रहना है। सबसे पहले तो अपना रूटीन बनाइए, शेड्यूल बनाइए कि आपको किस दिन क्या पढ़ना है, किस घंटे में क्या पढ़ना है। ये बहुत जरूरी है बच्चों। इसमें पहले ही बात करता रहता हूं कि भाई आपकी रूटीन बनी होनी जरूरी है, तो रूटीन के अकॉर्डिंग पढ़िए। और यहाँ क्या लिखा हुआ है कि रूटीन को फॉलो कीजिए इवन कि जब आपका मोटिवेशन लो भी हो, आपकी लाइफ में कोई प्रॉब्लम हो गई, किसी से आपको लड़ाई हो गई है, पढ़ने का मन नहीं कर रहा है, लेकिन आप आंख मूंद के अपनी रूटीन को फॉलो कर लीजिए। सोचिए ट्रेन एक पटरी पे चलती, जो है ट्रैक पे चलती है। अगर ट्रेन का ड्राइवर बोले कि आज इधर जाने का मन नहीं कर रहा, जिधर से घूम के चले जाता हूँ, ठीक है, क्या पॉसिबल है? नहीं। ट्रेन जिस ट्रैक पे चलनी उसी पे चलेगी, वो उससे कहीं दाएं बाएं नहीं जा सकती, बगल वाले ट्रैक पे भी नहीं जा सकती है ट्रेन। तो उस तरह का फोकस अपने आप में रखिए कि आपको अपने, अगर फोकस चाहते हैं तो अपने टाइम टेबल से स्टिक रहिए। टाइम टेबल को आप बिल्कुल भी वेस्ट मत कीजिए। और एक बार अगर टाइम टेबल खराब हो गया, अगर आपने एक दो दिन टाइम टेबल को फॉलो नहीं किया, उस टाइम टेबल को फाड़ के फेंक दीजिए, नया टाइम टेबल बना दीजिए। क्योंकि अगर एक बार आप टाइम टेबल को मतलब नहीं करेंगे फॉलो, तो दूसरे तीसरे दिन भी फॉलो करेंगे, फिर पता चलेगा कि धीरे धीरे अरे यार ये तो कहाँ फॉलो होता है, फिर वो सिर्फ दीवार पे चिपकी हुई एक सीट रह जाएगी। उसको फाड़ के फेंकिए, नया टाइम टेबल चिपकाइए और उसको फॉलो कीजिए। बच्चों टाइम टेबल फॉलो करना इतना जरूरी है कि आप समझ नहीं सकते। टाइम, अगर आप टाइम टेबल फॉलो करके तो देखिए, इतनी अच्छी, इतनी मतलब आपकी स्टडी में इंप्रूवमेंट आ जाएगी ना कि आप बिलीव नहीं करोगे। बहुत जरूरी है कि आप टाइम टेबल को फॉलो करो बच्चों। और टाइम टेबल फॉलो जिस दिन ना हुआ उस दिन टाइम टेबल फाड़ के फेंको, नया टाइम टेबल लगा दो, लेकिन उससे चिपके रहो। ये नहीं कि भाई टाइम टेबल फॉलो नहीं कर रहे हैं, बिल्कुल फॉलो करना है उसे। प्रॉब्लम सॉल्विंग एटीट्यूड बड़ी इंपॉर्टेंट बात है बच्चों। ये मैंने जितने बच्चों से मिला हूं, जितने टॉप रैंकर से मैं मिला हूं, इवन कि मैं खुद का बता रहा हूं, ये आपको पता है मैंने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में 5 सेकंड का जो टेक्निक डेवलप किया, वो इसी इसी वजह से किया मैंने। प्रॉब्लम सॉल्विंग एटीट्यूड, क्या आपके अंदर क्वेश्चन सॉल्व करने का एटीट्यूड होना चाहिए, जुनून होना चाहिए। क्वेश्चन बैंक मिले, क्वेश्चन करना स्टार्ट कर दिए। असाइनमेंट मिले, उसके क्वेश्चन देखना, वहां से क्वेश्चन करने स्टार्ट कर दिए। कोई बुक मिला, वहां से क्वेश्चन करने स्टार्ट कर दिए। ये एटीट्यूड का पार्ट है बच्चों। आपसे ये उम्मीद मैं नहीं करता कि आप जहां जाओ थ्योरी पढ़ना स्टार्ट कर दो, नोट्स देखना स्टार्ट कर दो। नहीं, नोट्स को पढ़ के खत्म करो। एक बार नोट्स खत्म हो गए, अब आओ क्वेश्चन पे आओ। अब क्वेश्चंस देखो, क्या क्वेश्चन कह रहे हैं, किस टाइप का क्वेश्चन है, पहले क्या पूछा है। एटीट्यूड, इसे बदलो। आप क्या करते हो, आप जब भी आपको रिवीजन करने का मन रहेगा, आप उठाओगे नोट्स, उठा के पलट दोगे। कभी बुक पलटने लगोगे, कभी कॉपी देखने लगोगे, लेकिन डरते हो आप क्वेश्चन से। आपको क्वेश्चन से डर लगता है। ज्यादातर बच्चे तो ऐसे होते हैं, वो पूरा पूरा सिलेबस खत्म करते, क्वेश्चन को टच नहीं करते। बच्चे, टीचर जो मतलब उसको, उनको जो वीडियोज में या क्लासेस के अंदर जो क्वेश्चंस करवा देते हैं, उसी को लगता है कि चलो भाई यही काफी होगा। ऐसा थोड़ी है भाई, हर एक टॉपिक पे हजारों क्वेश्चन भरे हुए हैं। आप कभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उठा के देखो, तो पिछले 10-15 साल के आप अगर सीएसआर के भी क्वेश्चन उठा लो, तो एक नॉर्मल से टॉपिक में 70-80 क्वेश्चन दिए हुए हैं। आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन तो लगाओ, एक बार प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को लगा के देखो आप सॉल्यूशन के साथ, ठीक है, एक बार उनको लगा के देखो, असाइनमेंट्स को करके देखो। देखो तो खुद ब खुद इतना कॉन्फिडेंस आएगा ना, क्योंकि क्वेश्चन जो आपको कॉन्फिडेंस देगा बच्चों, वो कॉन्फिडेंस आपको आपकी कॉपी कभी नहीं दे सकती है। हाँ, वो कॉपी आपको ऐसा लगेगा कि भाई हमने पढ़ लिया, लेकिन एग्जाम का जो कॉन्फिडेंस है वो कॉपी नहीं दे सकती है बच्चों। एग्जाम में जाओगे, नए नए क्वेश्चन मिलेंगे, फिर आप पागल हो जाओगे। तो आपको क्वेश्चन सॉल्विंग जो एटीट्यूड है, कि क्वेश्चन को देखते ही उस पर नजर पड़ जाना, एकदम ध्यान आ जाना, भैया ये क्वेश्चन कैसे होना है, ये आपको जो है ना, ये आपको रिजल्ट देगा कि भाई आप जैसे क्वेश्चन देखोगे यार यार ये क्वेश्चन में ऐसा देखा था, ये क्वेश्चन ने वहां देखा था। एटीट्यूड, ठीक है। चलिए, प्रायोरिटाइज कंसेप्चुअल क्लैरिटी ओवर फुल मेमोराइजेशन। हाँ, ये बड़ी इंपॉर्टेंट लाइन है, ठीक है, कि आपको बच्चों क्लैरिटी होनी चाहिए टॉपिक की। ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है। देखो, ये देखने में लग रही है बहुत छोटी सी चीज। जैसे बच्चों पता है, जब हम छोटे बच्चे थे तो हमारे पास इंग्लिश की 2 किताबें हुआ करती थी, ठीक है। एक होता था ट्रांसलेशन और एक होता था उसका ग्रामेटिकल पोर्शन। तो जो ग्रामर वाली जो बुक होती थी वो हमें अच्छी नहीं लगती थी यार, मजा नहीं आता था। ट्रांसलेशन वाली बुक में बहुत मजा आता था, क्योंकि ट्रांसलेशन करना आसान होता था। एक बार चीजें सीख लो, उसी पे धराधर धराधर सारे कर लो। और जो
उसके जो ग्रामर की जो बुक होती थी उसमें सीखना पड़ता था, पढ़ना पड़ता था, बोरिंग होता था वो। तो हम डरते थे यार, ग्रामर की बुक कभी नहीं देखते थे, वो जब जैसी बुक आती थी वैसे के वैसे रह जाती थी। जबकि ट्रांसलेशन की बुक को हम कितने दूर तक लेके चले जाते थे, याद है आपको बचपन? तो वही वाली बात तो यहाँ पर है। आप क्या करते हो ना, आपको जो चीजें अच्छी लगती है उसी को उतना सा पढ़ लेते हो, चीजों को रट जाता है, आपको उसी में मजा आता है। वाह क्या बात है, कुछ ट्रिक रट गए, कुछ क्वेश्चन जैसे स्पेक्ट्रोस्कोपी है, वहां आपने रट गए भैया कौन कौन से कंपाउंड में स्पेक्ट्रोस्कोपी, कौन सा रमन किसमें शो करता है, आईआर किसमें शो कर रहा है, किसमें रोटेशनल रमन शो कर रहा है, किसमें आपको यूवी। तो ये चीजें आप रट गए, एनएमआर के ट्रिक्स रट गए, आपको लगा वाह क्या बात है, रिजल्ट आ जाना। लेकिन ऐसा नहीं है। जब तक इन डेप्थ स्टडी आपकी नहीं होगी बच्चों, जब तक स्टडी आपको डीप लेवल पे नहीं जाएगी, तब तक बहुत बेनिफिट नहीं होने वाला है। आपकी स्टडी का डेप्थ जरूरी है। आपको ये पता होना चाहिए कि भाई किस पॉइंट पे क्या हो रहा है, वो बहुत आराम से आपको सीखना होगा। ठीक है, चलिए देखिए, ट्राई टू अंडरस्टैंड द व्हाई बिहाइंड एवरी आंसर। यही बात तो मैं भी बोल रहा हूं। देखिए बहुत सोच सोच के मैंने इनको टाइप किया है, तभी तो मैंने ये लिख दिया ताकि मैं भूल ना जाऊं। क्योंकि एक साथ सारे पॉइंट होंगे तो पता चलेगा, मैं खुद भूल जाऊंगा कि भाई कौन कौन से पॉइंट मुझे बताने थे। क्योंकि मैंने इन पॉइंट्स को सीखा है और इनको एक स्टडी के साथ मैंने इनको लिखा है कि भाई ये वो पॉइंट्स हैं जो आपके लिए जरूरी हैं। ठीक है, चलिए सबसे पहला पॉइंट क्या है भाई, ट्राई टू अंडरस्टैंड द व्हाई बिहाइंड एवरी आंसर। कि आप जब किसी क्वेश्चन को करते हैं बच्चों, तो वहां पर आपको ये पता होना चाहिए कि आखिर इस क्वेश्चन के पीछे का रीजन क्या है, इस कॉन्सेप्ट पीछे का रीजन क्या है। चीजों जैसे मैंने कहा कि आप स्पेक्ट्रोस्कोपी आप रट गए कि भाई यूवी में कौन होता है, आईआर में कौन होता है, रमन में कौन होता है, रोटेशनल रमन में कौन होता है, आप मोसबेयर ये सब सारे रट गए। और एग्जाम में आप सोचिए उसी उससे काम चल जाना है। लेकिन एग्जाम में क्वेश्चन अब वैसे पूछते नहीं। 10-15 साल पहले इस तरह की चीजें होती थी कि कंपाउंड देते थे, पूछते बताओ इसमें किस टाइप की स्पेक्ट्रोस्कोपी या कौन किस टाइप का इसमें रोटेशन हो रहा है। ठीक है, अब तो ऐसे नहीं पूछते हैं। तो अब आपको चीजों को बिल्कुल, हालांकि तब भी नहीं पूछते थे, तब भी नहीं पूछते थे, पूछते तब भी नहीं थे, लेकिन कभी कभार एक दो फंस जाते थे। तो लोगों को लगता था कि भाई ऐसा पढ़ने से काम हो जाना है। लेकिन अब तो वो भी नहीं आते इस टाइप के क्वेश्चन। तो बच्चों आपको बिल्कुल डीप में जाके हर एक क्वेश्चन का व्हाई, क्यों, इस सवाल का जवाब को ढूंढना जरूरी है। रिजिलियंस बच्चों ये बहुत बड़ी चीज है। ये सुनने में छोटा सा वर्ड लग रहा, बट असल में ये बहुत बड़ी चीज है। जितने भी महान लोग होते हैं, जितने भी महान लोग होते हैं, मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं। कभी किसी आईटी जेई के जो टीचर्स होते हैं या 10th 11th के जो टीचर्स होते हैं, 11th 12th वाले टीचर्स भी, ठीक है, अगर उन टीचर्स से कोई सवाल पूछो और उनको अगर ना आता हो, तो ऐसा हो नहीं सकता कि वो ये बोल दें कि भाई अगले कभी नेक्स्ट टाइम बता दूंगा। वो कुछ ना कुछ जुगाड़ लगा के उस चीज को साबित करके बच्चों को दे ही देंगे, हाँ भाई लो इस बात इस चीज का आंसर। ठीक है, लेकिन अगर सीएसआईआर लेवल के टीचर्स हों या पीएचडी करवाने वाले गाइड, अगर उनको कुछ नहीं आ रहा तो वो एक्सेप्ट कर दूंगी, कोई बात नहीं, नेक्स्ट टाइम मैं देख के बता दूंगा। वो लाइब्रेरी जाएंगे, बुक्स देखेंगे, नोट्स देखेंगे, कॉपीज पढ़ेंगे और फिर वो आंसर दे देंगे। तो इसको हम लोग कहते हैं लचीलापन, रिजिलियंस। बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है। ठीक है, हालांकि ठीक है आईटी की टीचर्स की अपनी मजबूरियां होती है, उनको पढ़ने वाले बच्चे छोटे छोटे होते हैं, 11th 12th के बच्चे, वो इस बात को कभी रियलाइज नहीं करेंगे, वो एक लाइन में बोलेंगे भाई टीचर को ही नहीं आता। लेकिन सीएसआई लेवल के बच्चे या जो सीनियर बच्चे, उनको पता है कि हाँ भाई सिलेबस इतना वास्ट है कि हमारे टीचर्स को भी नहीं पता हो सकता है। खैर, तो ये जो वर्ड है बच्चों, इसको आपको खुद पे अप्लाई करना है। द सिलेबस इज वास्ट, यू विल फील ओवरवेल्म्ड। ठीक है, दैट्स नॉर्मल। कि आप जो सिलेबस बहुत बड़ा है, बहुत भारी भरकम सिलेबस है, यू विल फील ओवरवेल्म्ड। आपको लगेगा कि भाई साहब कितना ताकतवर, मतलब बहुत शक्तिशाली सिलेबस है। मतलब आप अपने आप को बिल्कुल उसके सामने छोटा सा महसूस करेंगे। आपको लगेगा ये भाई इतना बड़ा सिलेबस है, 39 जो यूनिट्स है अकेले सीएसआईआर में, आपको लगेगा भाई मेरे से नहीं होगा, आप जो है हार मानने लगोगे। लेकिन दैट्स नॉर्मल, ये बिल्कुल नॉर्मल है। उस बच्चे से पूछिए जिसका जेआरएफ हो गया है, उससे पूछिए, वो बताएगा यार कौन सी बड़ी बात है, 39 यूनिट ही तो है। ढंग से पढ़ लो, शॉर्ट नोट्स बना लो, क्वेश्चन लगा लो, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, असाइनमेंट कर लो, हो जाना रिजल्ट। ये 4 लाइन में वो बातें करेगा। ठीक है, मैं भी यही लोगों को बताता हूँ कि कुछ है नहीं, ढंग से टॉपिक को कवर करो, शॉर्ट नोट्स बनाओ, क्वेश्चन पेपर लगाओ, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करो। ठीक है, शॉर्ट नोट्स लेकिन इंपॉर्टेंट है, तो आराम से हो जाना है। तो वही वाली बात है कि सिलेबस बहुत बड़ा है, लेकिन जब आप चीजों को सीखेंगे समझेंगे तो एक छोटी सी कॉपी में आप पूरे सिलेबस को उतार देंगे शॉर्ट नोट्स के फॉर्म में। तो वही वाली बात है, दैट्स नॉर्मल, डोंट क्विट एंड रिस्ट्रक्चर योर शेड्यूल। अब इस चीज से डर के आप अपने शेड्यूल को बदल दो, ये बेवकूफी है। मैं आपको कभी नहीं बोलता कि अपना शेड्यूल चेंज मत कीजिए, पढ़ने का बिल्कुल कीजिए, जैसे आपको कंफर्टेबल होता है वैसे आप कीजिए। लेकिन सिर्फ इस बात को लेके कि सिलेबस बहुत टफ है, मैं ना बेसिक कॉन्सेप्ट पहले सीखने जा रहा हूं,
ये सोच गलत है बच्चों। ठीक है, अगर आपने इसको टॉपिक अपने जो है स्टडी को रिशेड्यूल कर देते, भाई फलाना क्लास नहीं करूंगा, मैं फलाना क्लास सी छोड़ दूंगा, फलाना टॉपिक छोड़ दूंगा। आप बोलोगे यार जो है ऑर्गेनोमेट्रिक कोऑर्डिनेशन बहुत इजी है, कर लेता हूं, क्वांटम डिफिकल्ट है, छोड़ देता हूं। भैया क्वांटम जाएगी, साथ में स्टैटिस्टिकल जाएगा, मॉलिक्यूलर स्पेक्ट्रा जाएगा, कितने ही टॉपिक उसके साथ साथ चले जाएंगे आपके। स्टैटिस्टिकल थर्मोडायनेमिक्स चली जाएगी, थर्मोडायनेमिक्स चली जाएगी, क्वांटम जाएगी, तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के पार्ट्स उससे जुड़े हुए हैं। तो मेरे कहने का मतलब ये है बच्चों की टॉपिक बहुत बड़ा है, लेकिन आपको उससे डरने की वजह से डर के आपको गिव अप नहीं कर देना है, रिशेड्यूल नहीं कर देना अपनी सोच को कि भाई अपना ये वाला टॉपिक का छोड़ करेंगे, ये टॉपिक छोड़ देंगे। पढ़ना ऑलमोस्ट सब कुछ है, ठीक है। मेंटेन लॉन्ग टर्म विजन इवन इफ इट शॉर्ट टर्म टेस्ट डोंट गो वेल। कोई बड़ी बात नहीं बच्चों। कई बार ऐसा होता है कि हम जो छोटे छोटे यूनिट टेस्ट देते हैं तो हमारा रिजल्ट अच्छा नहीं आता, यूनिट टेस्ट में अच्छा नहीं कर पाते। तो ये डिमोटिवेट होने का पॉइंट नहीं है बच्चों, क्योंकि आपका जो विजन है वो लॉन्ग टर्म है, आपने लंबा सोच रखा है, आप आने वाले कल की सोच रहे हैं। ऐसा नहीं सोच रहे कि भैया आज बस जो है सो आज है, ऐसा नहीं है। आपने फ्यूचर सोच रखा है, इसलिए लॉन्ग टर्म में सोचिए। अगर एक टेस्ट खराब गया है कोई बात नहीं, अगला टेस्ट अच्छा हो जाएगा। 4-5 टेस्ट भी खराब हो कोई बात नहीं, अगले टेस्ट अच्छे हो जाएंगे। यूनिट टेस्ट खराब हुआ, फुल टेस्ट अच्छे होंगे, फुल टेस्ट खराब होंगे कोई बात नहीं, फिर हम देंगे मॉक टेस्ट, पूरा पूरा देंगे, वो अच्छा होगा। तो बच्चों इस चीज को लेके आप बिल्कुल ही माइंडसेट पॉजिटिव रखिए, ठीक है। छोटे छोटे टेस्ट से आपको डरना नहीं है, कभी कोई क्वेश्चन ना हो तो आपको हार नहीं मानना है। मेंटेन लॉन्ग टर्म विजन इवन इफ इट्स शॉर्ट टर्म टेस्ट डोंट गो वेल, कि अगर आपके शॉर्ट टर्म टेस्ट जो अच्छे नहीं जा रहे हैं तो भी इससे परेशान नहीं। क्यूरियोसिटी एंड पैशन फॉर केमिस्ट्री, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। क्यूरियोसिटी मतलब आपको सीखना कि भाई क्या है केमिस्ट्री, क्या है पॉइंट, क्या है ऑर्गेनिक हर पता है बच्चों, हर टॉपिक को सीखने से पहले इस सवाल का जवाब ढूंढिए कि आखिर वो टॉपिक हमें क्या सिखाता है। ऑर्गेनोमेट्रिक क्या सिखा रही है, कोऑर्डिनेशन में क्या सीखना है, ठीक है, स्पेक्ट्रोस्कोपी में क्या सीखना है, पेरिसाइक्लिक में क्या सीखना है, फोटोकेमिस्ट्री में क्या सीखना है। किसी भी टॉपिक को जानने से पहले इस सवाल का जवाब ढूंढिए कि ये टॉपिक आपको क्या सिखाना चाह रही है, ठीक है। वो टॉपिक आपको क्या सिखाना चाह रहा है, ये सबसे बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है जिसके बारे में आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो इस सवाल का भी जवाब आपको ढूंढना है। और साथ में पैशन, ये तो सबसे जरूरी भाई। आप चाहते हो कि आपको मतलब 30-40 लाख रुपए फेलोशिप मिल जाए, पोस्ट डॉक के लिए 30-40 लाख रुपए पोस्ट डॉक की फेलोशिप मिल जाए, आप अपने बड़े से कॉलेज, जिस कॉलेज में आप पढ़ रहे हैं उस कॉलेज में मतलब आप सेमिनार लेने के लिए आए, उस कॉलेज में पढ़ाए ना, सेमिनार लेने के पढ़ाए, तो आप सेंट्रल यूनिवर्सिटी आईआईटीज में उस कॉलेज में आप सेमिनार लेने आए, आपको सब लोग फूल माला लेके आपके सामने खड़े रहे। तो भाई पैशन तो जरूरी है, ठीक है। आपको केमिस्ट्री के लिए पैशन होना चाहिए, प्यार होना चाहिए केमिस्ट्री से। आप केमिस्ट्री को सिर्फ सिलेबस और कैरियर सोच के पढ़ेंगे तो यकीन मानिए केमिस्ट्री आपको कुछ नहीं देने वाली है। तो आपको सिर्फ एक काम चलाओ टीचर बना के छोड़ देगी, या काम चलाओ पीएचडी दे के छोड़ देगी। लेकिन अगर आप केमिस्ट्री से प्यार करेंगे तो केमिस्ट्री आपको वो सब कुछ देगी जिसके आप हकदार हैं। देखिए, बी जेन्युइनली क्यूरियस अबाउट हाउ केमिकल प्रिंसिपल अप्लाई इन रियल लाइफ। देखिए ये बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है बच्चों, समझना होगा इस बात को कि केमिस्ट्री रियल लाइफ में कैसे वर्क करती है, ठीक है। केमिस्ट्री को रियल लाइफ में किस तरह से चीजें, केमिस्ट्री किस तरह अप्लाई होती है, इन चीजों को आपको समझना, मतलब केमिस्ट्री से आपको बिल्कुल ही प्यार होना चाहिए। मेक लर्निंग इंजॉयबल नॉट ए टास्क, ये तो सबसे इंपॉर्टेंट बात है बच्चों, प्यारी सी बात है। केमिस्ट्री को एंजॉय कीजिए, उसको टास्क की तरह मत देखिए, ठीक है। मैंने कहा ना आपको लाइफ में बहुत बड़ी सक्सेस चाहिए, तो उसके लिए आपको काफी सारी सोच के साथ चलना होगा, माइंडसेट के साथ चलना होगा। मैंने आपको बताया ना, आइंस्टीन से लेके आपको मैक्स प्लैंक, मैक्स बॉर्न, कितनी सारी चीजें मैंने बताई। सारा खेल माइंडसेट का है, ठीक है। तो केमिस्ट्री को एक फन की तरह लीजिए। तो बच्चों थैंक यू। ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है 94711280 आपको किसी भी तरह की क्वेरी हो आप मेरे से पूछ सकते हैं, ठीक है। और आप मुझे व्हाट्सएप में जो आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं, पीके सिद्धांत, ऑब्वियसली यही नाम है मेरा, इसी नाम से मैं मिलूंगा आपको। फेसबुक पे भी मेरे पेजेस बने हुए हैं, आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। तो बच्चों मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट टाइम। थैंक यू सो मच, बाय, अपना ध्यान रखिए।